सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। जैसे कि हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था कि आज हम 1940 से लेकर 47 तक के मध्य के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। आज की क्लास हम वहीं से आरंभ करेंगे और साथ ही क्लास के अंत में कुछ बूस्टर फैक्ट्स के माध्यम से क्लास की समाप्ति भी करेंगे। इस कड़ी में मैंने कल ग्रुप में कुछ सेट्स भेज दिए थे, उसको आप नियमित तौर पर देखते रहिए। बीपीएससी का एक प्रैक्टिस सेट मैंने बनाकर भेज दिया था, वो समय समय पर आता रहेगा। वो 2-3 दिन के अंतराल में सेट 2 सेट 3, चूँकि अभी परीक्षाओं का दौर है तो उसके कारण वो सेट आता रहेगा और उसमें एक नहीं बल्कि समग्र विषय खंड होंगे। सभी पोर्शंस को टच करने का प्रयास किया जाएगा। उसको फिलहाल आप देखते रहिए, उसको रिवाइज करते रहिए। आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है 1940 से लेकर 47 तक की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाएं। ये हेडिंग बना लेंगे। 1940 से 45 के मध्य की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाएं। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाएं, ठीक है। इस 7 साल 8 साल के मध्य के इतिहास को हम संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं। हम देखते हैं कि 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें अध्यक्ष बने मौलाना अबुल कलाम आजाद। और ध्यान रखिएगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद 1923 में एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और उसके बाद दोबारा 1940 में बने और सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इसको कभी नहीं भूलना है। यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि अबुल कलाम आजाद कब से कब तक रहे। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे, तो सबका उत्तर मौलाना अबुल कलाम आजाद होगा, जो देश के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो जब कांग्रेस की यह बैठक हुई, उसके बाद 1941 में, चूंकि हम जानते हैं कि इतिहास में 1939 से लेकर जो 45 तक का काल है, यह द्वितीय विश्व युद्ध का काल है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का काल है, जिसमें मित्र देशों में, मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड भी शामिल था। और एक बार फिर से वही नौबत आ गई जो नौबत कहीं न कहीं 1914 में आई थी। इसको सभी अभ्यर्थी ध्यान में रखेंगे। 1914 में आई थी। उस टाइम में तो गांधी को लोगों ने सेना भर्ती करने वाला सार्जेंट तक कह दिया था। गांधी जी ने एक कदम आगे होकर भारतीयों को ब्रिटिश सेना में जाने के लिए प्रोत्साहित किया था। वॉइस क्वालिटी क्लियर जा रही है? एक बार देख लीजिए सभी अभ्यर्थी। आवाज सही से जा रही है आप सभी तक? क्वालिटी ऑफ वॉइस क्लियर है? एक बार दोबारा से एक बार चेक करते हैं। एक बार दोबारा देखिए तो कि आवाज मेरी कैसी जा रही है। सही जा रही है? ठीक है, सभी देख लीजिए अलग अलग। चलिए, तो मैं मूल बातों पर आता हूं। चर्चा हम कर रहे थे कि 1914 में जो नौबत बनी थी, स्थिति बनी थी, वही स्थिति कहीं न कहीं 1941 में जाके बन गई। 14 को उल्टा देंगे तो 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, याद रखेंगे। और फिर से एक बार ब्रिटिश सरकार को लगा कि भारतीयों की आवश्यकता है, लेकिन अब समय वैसा नहीं रह गया था, विश्वास वैसा नहीं रह गया था कि अब इस देश के लोग वापस से ब्रिटिश सेना में भर्ती हों, अंग्रेजों को फिर से जीत दिलावें और उसके बाद ब्रिटिश सरकार हमें आज़ाद करे। वो नौबत नहीं रह गई थी। अब नौबत कुछ अलग थी। लोग मान चुके थे कि अंग्रेजों का काम ही यही है कि जब तक हो सके ठग कर और इस देश पर शासन करना है, वैसे ये जाएंगे नहीं। तो इसी सब के परिप्रेक्ष्य में वहाँ हमें दिखता है 1942 में भारत छोड़ो, जो एक ऐतिहासिक आंदोलन था। और चूंकि भारत छोड़ो का कोई एक नायक नहीं था, ध्यान रखेंगे, ये एक ऐसा आंदोलन था जो नायक विहीन आंदोलन था। कोई एक आदमी इसका नेतृत्व नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी इस आंदोलन ने अपने हिसाब से ठीक ठाक सफलता पाई, जो पा सकती थी उस समय की स्थितियों के हिसाब से। और उसके बाद
जो मुस्लिम लीग एक अलग देश बनाने के लिए तत्पर था, उसने भी उसमें एक अवसर ढूंढा और उसने भी केवल उन चीज़ों का विरोध किया जिन चीज़ों के विरोध करने में मुस्लिम लीग को लाभ मिल सकता था। ठीक है, डोमिनियन स्टेट की मांग हुई, औपनिवेशिक स्वराज जिसको कहते हैं उसकी मांग हुई, क्रिप्स प्रस्ताव को हम देख सकते हैं, लिनलिथगो को देख सकते हैं और कैबिनेट मिशन को यहाँ देख सकते हैं। तो कक्षा की शुरुआत हम फर्स्ट लाइन से करेंगे। लिख दीजिए पहला नंबर मार्च 1940 और तीर का चिन्ह। मार्च 1940, यहां से आज हम शुरुआत करेंगे। तीर का चिन्ह, ठीक है, मार्च 1940, तीर का चिन्ह। लिखिए रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक है, अध्यक्ष बने। वहीं लिख दीजिए ब्रैकेट में सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे, 1940 से 46, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे 1940 से 46, 1940 से 46, ठीक है, 40 से 46। अब वहीं लिख दीजिए प्रथम बार 1923 में बने, प्रथम बार 1923 में बने, प्रथम बार 1923 में बने। ठीक है, इसको नहीं भूलेंगे। अब ध्यान रखेंगे कि चूंकि मैंने कहा था कि 1940-41 का उस समय ऐसा समय था जिसमें भारतीयों के सहयोग की आवश्यकता थी, तो लॉर्ड लिनलिथगो ने उस टाइम में अगस्त प्रस्ताव लाया, इसको नहीं भूलेंगे। ये अगस्त में आया था, इसीलिए इस प्रस्ताव का नाम पड़ा अगस्त प्रस्ताव, जिसे 8 अगस्त 1940 को लाया गया था। इसको याद रखना है, तिथिवार कभी नहीं भूलेंगे। और इस प्रस्ताव में सहयोग की बात कही गई, फिर से वही राग आलापा गया कि यदि भारतीय हमारा साथ देते हैं तो हम क्या करेंगे, हम देश को फिर से आजाद कर देंगे। एक बार हम झटका ऑलरेडी खा चुके थे तो उचित नहीं समझा, इसको लिख दीजिए, पॉइंट नंबर 2 कर देंगे। लिखिए द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में, विश्व युद्ध में भारतीयों के सहयोग को प्राप्त करने के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के सहयोग को प्राप्त करने के लिए, भारतीयों के सहयोग को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया, अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया, अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें
निम्नलिखित बिंदुएं उल्लेखनीय हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 1, पहला, युद्ध परामर्शदात्री परिषद। युद्ध परामर्शदात्री परिषद। युद्ध परामर्शदात्री परिषद। दूसरा लिखिए, डोमिनियन स्टेट। ब्रैकेट में औपनिवेशिक स्वराज का आश्वासन। डोमिनियन स्टेट ब्रैकेट में औपनिवेशिक स्वराज का आश्वासन। एक बार सभी अभ्यर्थी देख लीजिए कि साउंड क्वालिटी सबके साथ खराब है क्या, एक बार देख लीजिए तो सभी लोग। एक बार दोबारा से सभी, हाँ कहा जाए। अच्छा, एक बार देख लेते हैं। एक बार देखिए तो अब आवाज की क्वालिटी थोड़ी सुधरी है कि वैसा ही है, सेम ही है। ऐसा ऐसा कीजिए, एक बार सभी लोग बैक जाइए, ठीक है, और पहले बाहर हो जाइए खुद से, आउट हो जाइए खुद से, और उसी लिंक को दोबारा टच करके एक बार आइए, देखिए सुधरता है कि नहीं। एक बार अब वॉइस की क्वालिटी देखिए तो सेम ही है। कोई आवाज सेम ही है। NVIDIA ऑन ऑन सिस्टम ऑन करना पड़ेगा। अच्छा, एक बार देख लेता हूं मैं, सभी लाइन पर ही रहेंगे, नहीं होगा तो दूसरा लिंक भेज देंगे। एक बार अब देखिए तो आवाज कैसी जा रही है, ठीक आ रही है अभी, ठीक है ना। ठीक है, विष्णु जी सिस्टम रीस्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सही है ना। नॉइज कैंसिलेशन का ऑप्शन जो होता है स्टूडियो में थोड़ा कभी कभी डल हो जाता है। अब सही है, ठीक है। चलिए, अभी
निविडिया जब से आया है तब से रोज नए नए एक्सपेरिमेंट करता है और अपग्रेडेशंस आ जाता है कई बार। इसीलिए मैं पूछता रहता हूँ कि वॉइस क्वालिटी कैसी है। स्टूडियो के साथ ये दिक्कत अभी कुछ सालों तक बनी रहेगी, जब तक निविडिया अपने चरम पर नहीं पहुंच जाता है। शुरुआत करते हैं। सब तक क्लियर है आवाज? एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है। अच्छा, पिछला वीडियो जो आएगा उसमें आवाज बहुत क्लियर रहेगी, वहां से देख लीजिएगा, वहां नहीं खराब होता है क्योंकि हाँ ठीक है। वो वीडियो रिकॉर्डिंग का जो सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है। अब आपने देखा होगा कभी वीडियो की आवाज़ खराब नहीं होती है, इसीलिए हमने दो अलग अलग तरीके बनाए हुए हैं इसमें। आगे चलते हैं। तो किस तथ्य पर थे, एक बार दोबारा से देख लीजिए। कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे प्रस्ताव पर, बिंदुओं में थे। युद्ध परामर्शदात्री परिषद आपने लिख लिया, ठीक है। अब हम चलेंगे डोमिनियन स्टेट में, वो भी आपने लिख लिया। औपनिवेशिक स्वशासन की गारंटी दी, ठीक है। दो बातें आपने लिख ली। निम्नलिखितों के अगस्त प्रस्ताव में हम हैं। पहला पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट था युद्ध परामर्शदात्री परिषद, और दूसरा पॉइंट था डोमिनियन स्टेट का आश्वासन, औपनिवेशिक स्वशासन का आश्वासन। ये दूसरा पॉइंट था। इसमें कहा गया कि हम आपको आजाद कर देंगे, वही राग जो 1914 में आलापा गया, लेकिन हमें युद्ध में भारतीय सैनिकों का साथ चाहिए। इस बार किसी ने साथ देने की सोची भी नहीं, क्योंकि मालूम था कि जो एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार धोखा दे सकता है। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, लिखिए युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री संस्था बनाई जाएगी। युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री संस्था बनाई जाएगी, ठीक है। ये तो पहले से भी तय था कि वो बनना ही था आगे। और चौथा लिख दीजिए, देखिए वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में, वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी, बढ़ाई जाएगी, ठीक है। अब यहां पर ध्यातव्य है, ध्यान रखेंगे कि कांग्रेस का अपना एक मत है। वो मत ये है कि अब देश को हर कीमत पर आजाद करवा लेना है, हमें अंग्रेजों के किसी भी पचड़े में नहीं पड़ना है। गांधी जी यहां पर विचार कर रहे हैं कि यहां मैं क्या कहूंगा ताकि देशवासियों में फिर से क्रांति की लहर आएगी। और मुस्लिम लीग अवसर की तलाश में है। उसने कहा भी था, एक नारा भी दिया था, बांटो और भागो। ये नारा पूछा जाता है कि बांटो और भागो का नारा किसने दिया था? तो बांटो और भागो का नारा दिया था मुस्लिम लीग ने। देश को बांटो और भाग जाओ, जो होगा देखा जाएगा, कांग्रेस और अंग्रेजों को यहीं छोड़ दो। तो ये भी नारा दिया था। तो वो भी इस तलाश में था कि कोई ना कोई ऐसा अवसर आ जाए कि एक बार पाकिस्तान अलग हो जाए, उसके बाद तो हम ना कांग्रेस को पूछेंगे ना अंग्रेज सरकार को पूछेंगे। तो एक तरह से मन में यह युद्ध चल रहा था, त्रिपक्षीय युद्ध कह सकते हैं इसे। लेकिन बाहर से ब्रिटिश सरकार भी प्रलोभन दे रही थी। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को कहा कि यह जंग लगी हुई कील है। इसको लिख दीजिए। इन सभी प्रस्तावों को कांग्रेस ने जंग लगी हुई कील की संज्ञा दी। इन सभी प्रस्तावों को कांग्रेस ने जंग लगी हुई कील की संज्ञा दी। जंग लगी हुई कील की संज्ञा दी, ठीक है। अब आप में से कोई अभ्यर्थी बताएंगे कि कांग्रेस ने तो अपना दे दिया जो बयान देना था, कहा कि जंग लगी हुई कील है, किसी काम की नहीं है। लेकिन मुस्लिम लीग ने क्या नारा दिया इस प्रस्ताव पर, क्या कहा?
बांटो और भागो इसमें नहीं दिया था, इससे अगले वाले में दिया था। इसमें क्या दिया था? वेरी गुड। इसमें मुस्लिम लीग ने कहा कि मैं इस प्रस्ताव को इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि इसमें हमारे देश की मांग नहीं है। पाकिस्तान कहां है इसमें? ये देखो, यदि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगस्त प्रस्ताव में यदि पृथक राष्ट्र की मांग होती तो मुस्लिम लीग अपनी तरफ से मुसलमानों को फौज में भेज देते कि जाओ जाके लड़ो, एक बार जीत गए तो पाकिस्तान मिल जाएगा। लेकिन चूंकि इसमें पाकिस्तान शब्द का कहीं जिक्र नहीं था, तो जिक्र नहीं था, इसलिए मुस्लिम लीग ने भी सोचा कि अच्छा रहेगा कि कांग्रेस के हाँ में हाँ मिला लेते हैं और इसको अस्वीकार कर देते हैं। इसको लिख दीजिए। देखिए, जबकि मुस्लिम लीग ने यह कहते हुए ठुकरा दिया, मुस्लिम लीग ने यह कहते हुए ठुकरा दिया, यह कहते हुए ठुकरा दिया कि इसमें पृथक राष्ट्र की मांग नहीं है, इसमें पृथक राष्ट्र की मांग नहीं है। ठीक है, मांग नहीं है। अब गांधी भी चुप रहने वाले नहीं थे। गांधी जी ने भी सोचा कि उचित समय है, एक बार फिर से जंग में कूद पड़ते हैं ताकि वैल्यू बरकरार रहेगी और लोग जानते भी रहेंगे। तो लिखिए, इस कड़ी में गांधी जी के नेतृत्व में इस कड़ी में गांधी जी के नेतृत्व में 17 अक्टूबर 1940 को 17 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव को ठुकराते हुए या अस्वीकार करते हुए, अगस्त प्रस्ताव को ठुकराते हुए या अस्वीकार करते हुए, ठुकराते हुए या अस्वीकार करते हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई। समझ रहे हैं इसका मतलब? अब गांधी इस पर आ गए कि वह देश सबका है, अपने अपने लेवल से देश को बचाइए। इस आंदोलन का नेतृत्व तो कोई नहीं करेगा, अपने अपने लेवल से जो चीजें हो पाएंगी वो हम करेंगे। तो जब गांधी आगे आए तो सबसे पहले उनके सहयोगी नेता आगे आए और उसके बाद देश में जिसको जहां लगा ठीक वहां वो व्यक्ति आगे आया। यानी यह आंदोलन क्या है? प्रकृति में भिन्न है, डिफरेंट है। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि एक मुखिया होता था, लीड करता था। इसमें लीड करने वाली बात नहीं है। इसीलिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन था जिसका कोई नेता नहीं था? इसका कोई नेता नहीं था 1942 में, जो हुआ आगे चलकर भारत छोड़ो का रूप ले लिया। लिख दीजिए, लिखिए, गांधी जी के बाद प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, आचार्य विनोबा भावे। गांधी जी के बाद प्रथम सत्याग्रही आचार्य आचार्य विनोबा भावे थे। ब्रैकेट में लिख दीजिए, सर्वोदय समाज के संस्थापक और भूदान आंदोलन के यज्ञकर्ता। सर्वोदय समाज के संस्थापक एवं भूदान आंदोलन के यज्ञकर्ता। भूदान आंदोलन के यज्ञकर्ता, कभी नहीं भूलेंगे, आचार्य विनोबा भावे। इन्होंने किस आश्रम की स्थापना की थी? लिखवा दिए हैं, पवनार आश्रम। वेरी गुड। इन्होंने पवनार आश्रम की स्थापना की है, कभी नहीं भूलेंगे। नोट लिख लीजिए, नोट। आप लोग बताएंगे कि सबसे पहले सर्वोदय शब्द का प्रयोग किसने किया? वेरी गुड। सबसे पहले सर्वोदय शब्द गांधी ने दिया।
लिख दीजिए पहला नोट। सर्वप्रथम सर्वोदय शब्द गांधी जी ने दिया, गांधी जी ने दिया। ठीक है, नेक्स्ट। सर्वोदय समाज के संस्थापक आचार्य विनोबा भावे थे। सर्वोदय समाज, देखिए अलग अलग है लेकिन मिलता जुलता है। सर्वोदय समाज के संस्थापक आचार्य विनोबा भावे थे। आचार्य विनोबा भावे थे, सदैव ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट। तो गांधी जी के बाद पहले सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। लिखिए दूसरे सत्याग्रही, तीर का चिन्ह, जवाहरलाल नेहरू। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे ब्रह्मदत्त। तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। कॉपी के सबसे टॉप पर जाकर लिख दीजिए, सबसे ऊपर। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री डैश था? चर्चिल था। वेरी गुड, चर्चिल था, इसको भी याद रखेंगे। बहुत जल्द हम टेस्ट सीरीज भी आप सभी तक ला देंगे और वीकेंड्स पर एक आध टेस्ट सीरीज रहेगी आपके साथ, जिसमें 150-200 क्वेश्चन की श्रृंखला होगी। आप लाइव ही देंगे और वहीं स्कोर आपका मिल जाएगा। उसके लिए भी तैयार रहेंगे, क्योंकि अब आपने इतिहास को लगभग समेकित रूप से देख लिया है। आगे चलते हैं। देखिए हेडिंग में 1941। जैसे कि मैंने पूर्व में ही चर्चा की है कि 1941 में जो राजनीतिक पटल है उसमें एक करिश्माई बदलाव हुआ। सबसे बड़ा बदलाव यह था कि अंग्रेजों को त्वरित रूप से इंस्टेंटली भारतीय सैनिकों की आवश्यकता थी और क्रिप्स प्रस्ताव की तैयारियां होने लगी थी इसी के लिए। लेकिन लोग समझदार थे, लोगों ने उसी तरह से विरोध किया जिस तरह से इसके पूर्व के प्रस्तावों का विरोध हुआ था। लिख दीजिए 1941 में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 1941 में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नाटकीय बदलाव हुए। नाटकीय बदलाव हुए। ठीक है, नाटकीय बदलाव हुए। इस कड़ी में भारतीयों के सहयोग की आवश्यकता ब्रिटिश सरकार को हुई। इस कड़ी में भारतीयों के सहयोग की अपेक्षा ब्रिटिश सरकार को हुई। ठीक है, अब ध्यान देंगे अब क्या हुआ। मार्च का महीना था और मार्च महीने में 1942 की हम बात करेंगे। मार्च 1942 में एक प्रस्ताव आता है, क्रिप्स प्रस्ताव। ठीक है, और इसके माध्यम से फिर से कुछ लुभावने विज्ञापन दिए गए और साथ ही कहा गया कि वही बात, फिर चर्चा वैसे ही हुई, युद्ध में साथ देंगे तो हम आजाद कर देंगे, क्योंकि अब तक युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, 45 तक युद्ध चला था। इसी तरह की बातें कही गई। इसमें केवल एक नई बात थी, बाकी सब पुरानी बातों को दोहरा दिया गया था, जिसे आधिकारिक तौर पर किसी ने स्वीकार नहीं किया। इसको लिख दीजिए। देखिए क्रिप्स के नेतृत्व में, स्टैफोर्ड क्रिप्स याद रखिएगा, क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में, क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव भारत भेजा गया। क्रिप्स प्रस्ताव भारत भेजा गया।
जिसके साथ भारत के आधिकारिक वार्ताकार जिसके साथ भारत के आधिकारिक वार्ताकार नेहरू और मौलाना आजाद रहे। ठीक है, कभी आपसे पूछ दे कि इसमें कौन कौन सी बातें थी, तो अगस्त प्रस्ताव में जितनी बातें थी उसमें एक बात ऐड कर दीजिए कि युद्ध विजय के बाद भारतीय संघ की स्थापना, ये एक नई बात थी। लिख दीजिए, इस प्रस्ताव में केवल एक बात नई थी। इस प्रस्ताव में केवल एक बात नई थी। एक बात नई थी, जैसे युद्ध के बाद भारतीय संघ की स्थापना। युद्ध के बाद भारतीय संघ की स्थापना, संघ की स्थापना। आगे लिखेंगे, गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि जो चेक एक्सपायर कर गया हो, जैसे जब हम चेक किसी को देते हैं तो उसमें अंतिम भुगतान की तिथि लिखी होती है कि इस डेट तक आप पैसा निकाल सकते हैं, उसके बाद पैसा नहीं निकाल सकते हैं। तो गांधी जी ने कहा कि पोस्ट डेटेड चेक है, यानी इस चेक की जरूरत बहुत पहले थी लेकिन अब काफी लेट हो चुका है। इस तरह से भर्त्सना की। लिखिए, इस प्रकार क्रिप्स मिशन असफल रहा। इस प्रकार क्रिप्स मिशन असफल रहा। असफल रहा। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि वायसराय वही थे जो इसके पहले वाले मिशन में थे, अगस्त प्रस्ताव में थे, लॉर्ड लिनलिथगो। लिनलिथगो ने इसको राजनीतिक फिरौती कहा। लिख दीजिए, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने इसे राजनैतिक फिरौती की संज्ञा दी। ठीक है, इतनी बातों से आप सभी अवगत हैं। अब ध्यान रखेंगे, एक तिथि को याद रखेंगे, 14 जुलाई 1942, वर्धा। इस तिथि को ध्यान रखेंगे। इसमें कांग्रेस की एक बैठक हुई जिसे वर्धा प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है, और इस बैठक में काफी थिंकिंग की गई, सोचा गया इस तरह से ये जो ताश की पत्तियों की तरह गेम खेल रहा है ब्रिटिश सरकार, वो कब तक चलता रहेगा। अंग्रेज बहुत चालाक थे, उनको पता था कि एक बार यदि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जीत कर निकल गए सही सलामत और फाइनेंशियल कैपेसिटी मौजूद रह गई तो देश को फिर 50 साल तक आज़ाद नहीं करने की संभावना थी। वो इस पर थे। तो वर्धा में कहा गया कि ये उचित समय है। अभी एक तो विश्व युद्ध चल रहा है और विश्व युद्ध में वैसे ही ब्रिटिश सेना लगी हुई है, सरकार के पास न उतनी फोर्स है न उतनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है,
न उतना पावर है अभी। तो इस समय में कुछ ऐसा शुरू करें, ऐसे आंदोलन की नींव रखें जिससे सरकार को एहसास हो कि हम कमजोर हो गए हैं और सरकार खुद ही चली जाए। तो बाद में जब वर्धा प्रस्ताव पर विचार किया गया तो भारत छोड़ो की अवधारणा आई। एक नया आंदोलन चलेगा जिसका नाम होगा भारत छोड़ो। इसको लिख दीजिए अगले पॉइंट में। देखिए, इस कड़ी में क्रिप्स मिशन की असफलता, क्रिप्स मिशन की असफलता, असफलता एवं युद्धोत्तरकालीन परिस्थितियों, युद्धोत्तरकालीन परिस्थितियों के आलोक में, युद्धोत्तरकालीन परिस्थितियों के आलोक में 14 जुलाई 1942 को, 14 जुलाई 1942 को वर्धा, वर्धा कहां पर है? वर्धा कहां पर है? वर्धा महाराष्ट्र में है। लिख दीजिए 14 जुलाई 1942 को वर्धा महाराष्ट्र में कांग्रेस की एक बैठक हुई। कांग्रेस की एक बैठक हुई। कांग्रेस की एक बैठक हुई जिसमें भारत छोड़ो, भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। जिसमें भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। और किसने दिया था यह प्रस्ताव, यह कौन बताएंगे? यह आइडिया किसका था? नेहरू का आइडिया था, जवाहरलाल नेहरू का। इसको कभी नहीं भूलेंगे। प्रस्ताव पारित किया गया और यह प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। प्रस्ताव अलग चीज है, ध्यान रखिएगा। देखिए, इस आंदोलन का आलेख, प्रस्ताव समझ गए, प्रपोजल, आलेख मतलब रणनीति, अलग अलग चीजें हैं, पूछेगा। इस आंदोलन का आलेख गांधी जी ने, इस आंदोलन का आलेख गांधी जी ने नेहरू और आजाद, आजाद मतलब मौलाना अबुल कलाम आजाद, आलेख गांधी जी ने नेहरू प्लस आजाद के साथ मिलकर तैयार किया। गांधी जी ने नेहरू प्लस मौलाना आजाद के साथ मिलकर तैयार किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी इसका समर्थन किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी इसका समर्थन किया। ठीक है। अब ध्यान देंगे, भारत छोड़ो और करो या मरो, दो नारे इसमें काफी प्रसिद्ध रहे। कई बार पूछा जाता है कि नारा किसने दिया। ऑब्वियसली महात्मा गांधी सही उत्तर होता है, लेकिन यदि गांधी न रहे तो यूसुफ मेहर अली को टिक कर सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसकी रचना यूसुफ मेहर अली ने की थी, भारत छोड़ो की, कभी नहीं भूलेंगे। यूसुफ मेहर अली और गांधी साथ साथ रहे तो यूसुफ मेहर अली होगा उत्तर, क्योंकि यूसुफ मेहर अली का नाम देने का मतलब है कि परीक्षक डेप्थ में जाकर पूछना चाहता है। लेकिन 90% केसों में महात्मा गांधी सही उत्तर होंगे। तो इसमें लिख दीजिए भारत छोड़ो और करो या मरो, तीर का चिन्ह देकर लिख देंगे रचयिता, रचना किसने की? यूसुफ मेहर अली।
और इसको प्रचलित किसने किया? महात्मा गांधी। ठीक है, ये दो नाम एक साथ याद रखेंगे। जैसे इनकलाब जिंदाबाद में आपने याद रखा था, किसने रचना की थी उसकी? हजरत मोहानी ने की थी। और चर्चा में किसने ला दिया था? भगत सिंह ने ला दिया था। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब परीक्षक के मन में चल रहा होता है कि चकमा दे दें, तो रचयिता का नाम पूछ देता है। तो ऐसे प्रश्नों में आप क्लेम भी नहीं कर सकते कुछ अलग, क्योंकि सही भी दिया रहता है, उसमें चैलेंज भी नहीं कर सकते अलग से। वो भी सही है, हाँ, कहा जाए। हाँ, एक ही मतलब है, ये कहा था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। हाँ, ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। लिख दीजिए अगला बिंदु। देखिए, वर्धा कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की होगी, कौन बताएंगे? वेरी गुड। 40 से लेकर 46 तक सभी की अध्यक्षता उन्होंने ही की। तो लिख दीजिए, वर्धा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की। अबुल कलाम आजाद ने की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु। देखिए, 8 अगस्त 1942 को बंबई के 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस की अखिल भारतीय वार्षिक बैठक हुई। कांग्रेस की अखिल भारतीय वार्षिक बैठक हुई। अखिल भारतीय वार्षिक बैठक हुई जिसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि की गई। तथा करो या मरो एवं अंग्रेज भारत छोड़ो के नारे के साथ करो या मरो तथा अंग्रेज भारत छोड़ो के नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, ध्यान रखिएगा एक चीज कि कभी कभी पूछता है कि इस समय में भारत के प्रधान सेनापति या सेना प्रमुख कौन थे, वायसराय कौन थे। तो लॉर्ड वेवेल को नहीं भूलिएगा। लिख दीजिए, इस समय भारत के सेना प्रमुख लॉर्ड वेवेल थे। लॉर्ड वेवेल थे जो 1943 से 47 के बीच भारत के वायसराय भी रहे। भारत के वायसराय भी रहे। ठीक है, अब स्थिति ऐसी बन गई थी कि ब्रिटिश सरकार के समझ के परे था। एक तरफ सरकार की सेना का एक बड़ा हिस्सा वैश्विक युद्धों में अपनी आहुतियां दे रहा था, और एक तरफ भारत में मौके का फायदा उठाकर इस तरह का आंदोलन शुरू हो गया। ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि एक बार फिर से हमें 1919 का रूप दिखाना चाहिए। तो एक ऑपरेशन शुरू किया गया जिसका नाम था ऑपरेशन जीरो आवर, मतलब 1 घंटे के भीतर, शून्य घंटे में। अब शून्य घंटा का ये मतलब होता है, साइंस में तो शून्य घंटा का मतलब जीरो ही है,
लेकिन बोलचाल में बोलते हैं ना 0 माइल, तो 0 माइल का क्या मतलब है? 1 माइल से कम दूरी पर। आपने कभी कहीं कहीं देखा होगा 0 माइल लिखा रहता है, तो 0 माइल मतलब 1 माइल से कम की दूरी पर। 0 आवर यानी 1 घंटे से कम समय में। तो सरकार ने ऑपरेशन 0 आवर शुरू किया और कहा गया कि जितने भी आंदोलनकारी हैं उन सभी आंदोलनकारी को 1 घंटे के अंदर में गिरफ्तार किया जाए। 0 आवर, जितने बड़े बड़े नेता हैं, और सबको पकड़ लिया गया। और यह भी कहा गया कि इनको एक साथ एक जेल में मत रखो, अलग अलग बांट दो। उससे क्या होगा? उससे आपस में बातचीत नहीं हो पाएगी, बातचीत नहीं हो पाएगी, संवाद नहीं होगा, तो क्या होगा? संचार नहीं होगा, और संचार नहीं होगा तो आंदोलन का विध्वंस हो जाएगा। लिख दीजिए, देखिए अगला पॉइंट। यद्यपि 8 अगस्त के रात्रि 12 बजे, यद्यपि 8 अगस्त के रात्रि 12 बजे, कहीं कहीं पर 9 अगस्त भी लिखा रहता है, वो भी ठीक ही है। रात्रि 12 बजे ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन 0 आवर के तहत, ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन 0 आवर के तहत, ऑपरेशन 0 आवर के तहत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट, डबल टिक करके लिखिए। गिरफ्तार होने से पूर्व गांधी जी ने 13 सूत्री कार्यक्रम दिया था। गिरफ्तार होने से पहले गांधी जी ने 13 सूत्री कार्यक्रम दिया था। 13 सूत्री कार्यक्रम दिया था। ध्यान रखिएगा, इस बार ब्रिटिश सरकार ने एक न सुनी। मन ही मन सोचा कि आपने इसके पहले भी 11 सूत्री कार्यक्रम दिया था, ठीक है, तो अरंगा ही लगा। तो इस बार कोई कार्यक्रम नहीं माना, कहा कि सीधे जेल में डाल दो। और आगा खां पैलेस पूना में गांधी को गिरफ्तार करके रखा गया, इसको भी लिख दीजिए। गांधी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस पूना में रखा गया। गांधी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस पूना में रखा गया। जबकि अन्य महत्वपूर्ण नेताओं को अहमदनगर किले में रखा गया। अहमदनगर किले में रखा गया। जबकि अन्य महत्वपूर्ण नेताओं को अहमदनगर किले में रखा गया। ठीक है, गांधी को इसलिए अलग कर दिया कि गांधी केवल अलग रहेंगे तो बाकी नेता जल्दी किसी नए एक्शन से बचेंगे। अब ध्यान रखिएगा, इस कड़ी में बिहार को नहीं भूल सकते हैं, राजेंद्र प्रसाद को नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, बिहार विद्यापीठ की स्थापना किसने की, ये कौन बताएंगे? वेरी गुड, महात्मा गांधी। कभी नहीं भूलिएगा। वैसे बिहार विशेष का जब अंक पढ़ाएंगे तो उसमें बिहार के समस्त टॉपिक को एक साथ देख लेंगे, वो भी एक खंड है जीएस का फॉर बीपीएससी। लेकिन तत्काल याद रखिए कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। गांधी का कद ही अलग है। तो आपने देख लिया, अब बिहार को देख लेते हैं। देखिए, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना में रखा गया, या पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया। राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया। ठीक है, रखा गया। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग के सेंट्रल जेल में रखा गया। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग के सेंट्रल जेल में रखा गया। सेंट्रल जेल में रखा गया।
उसी में लिख दीजिए 9 नवंबर 1942 को वह भाग निकले। 9 नवंबर 1942 को वह भाग निकले। ठीक है, तो ये एक सामान्य परिचय था। अब यह भी देखना होगा कि इसमें किसने भाग नहीं लिया। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ने भाग नहीं लिया, आरएसएस ने भाग नहीं लिया, हिंदू महासभा ने भाग नहीं लिया, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, यूनियनिस्ट पार्टी ने भाग नहीं लिया। तो इन सबको एक साथ लिख लीजिए, हेडिंग में लिखिए जिन्होंने इसमें भाग नहीं लिया। हेडिंग, जिन्होंने 1942 की क्रांति में भाग नहीं लिया, जिन्होंने 1942 की क्रांति में भाग नहीं लिया, भाग नहीं लिया। पहला, फर्स्ट, कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, आरएसएस। आरएसएस की संस्थापना किसने की थी? हेडगेवार ने की थी। ठीक है, वेरी गुड। अगला लिखिए आरएसएस के बाद मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, हिंदू महासभा, यूनियनिस्ट पार्टी इत्यादि। अब ध्यान रखिएगा, एक एंकर का नाम है उषा मेहता। दिल्ली में आप जाएंगे तो देखेंगे उषा मेहता की मूर्ति बनी हुई है संग्रहालय में। इन्होंने अंडरग्राउंड होकर रेडियो के माध्यम से जनता को जागरूक किया। लोग रेडियो सुना करते थे, तो उन्होंने अपना एक अलग से चैनल बनाया था रेडियो पर, और उस चैनल के माध्यम से अंडरग्राउंड होकर, ताकि सरकार गिरफ्तार न कर ले, वहां से समाचार का प्रसारण किया। लिख दीजिए, देखिए उषा मेहता ने भूमिगत होकर, उषा मेहता ने भूमिगत होकर रेडियो चैनल चलाया और क्रांति को आगे बढ़ाया। भूमिगत होकर रेडियो का संचालन किया और क्रांति को आगे बढ़ाया। ठीक है, इनकी उम्र बहुत कम थी, ध्यान रखिएगा, उस टाइम में बहुत कम थी। देखिए राम मनोहर लोहिया ने भी रेडियो का संचालन किया था। इसी कड़ी में ध्यान रखते हुए चलेंगे कि एक अमेरिकी पत्रकार थे लुई फिशर, जो गांधी के जीवनीकार भी हैं। इस आंदोलन में गांधी जी के साथ थे। लिख दीजिए, प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर, लुई फिशर इस आंदोलन में गांधी जी के साथ थे। इस आंदोलन में गांधी जी के साथ थे। इस आंदोलन में गांधी जी के साथ थे। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे, जो गांधी जी के जीवनीकार भी थे। अब कुछ अमेरिकी विद्वान जैसे पर्लेस बक, थॉमस, ये सब भी समर्थन में थे कि भारत आजाद हो। लिख दीजिए, प्रसिद्ध अमेरिकी विद्वान पर्लेस बक, इनकी काफी रचनाएं हैं, आप लोगों ने भी बिहार बोर्ड में इनकी रचनाएं पढ़ी हैं। पर्लेस बक ने कौन सी रचना लिखी है अंग्रेजी में? 12th क्लास में इनकी रचना आप सभी पढ़कर पास हुए हैं। क्या नाम है उस रचना का? नाम है, आप बताइए।
इंडिया थ्रू द ट्रेवलर्स आई, शायद, ठीक है, उसको देख लीजिएगा एक बार। विदेशियों के दृष्टिकोण से भारत, एक पर्यटक जो भारत आता है वो भारत में क्या देख कर जाता है, उस रचना के विषय में उसमें लिखी हुई है। और शायद वो प्रोज का मेरे ख्याल से 11वां चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है प्रोज का, आप देख सकते हैं वहां जाकर, 12th क्लास के बुक में देखिएगा, द अर्थ वगैरह के बाद वो लिखा हुआ है कि हाँ रेनबो में है, पार्ट 2 में है। सब पढ़कर पास हुए हैं, याद हो ना हो अलग बात है, लेकिन पढ़कर सब पास हुए हैं जो बीएससीबी से पास आउट है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। अंग्रेजी साहित्य भी एक साहित्य है, उसकी 2 किताबें हैं, बहुत अच्छी किताब है। मैं समझता हूँ कि 12th में जो बिहार बोर्ड के पास जो अंग्रेजी की पुस्तक है, उतनी सुंदर किताब मुझे और किसी बोर्ड में लगती भी नहीं है। बड़ी शानदार रचनाएं उसमें दी हुई हैं। पहला ही तो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम, दूसरा है, तीसरा है पिंच ऑफ स्नफ, आई हैव ए ड्रीम, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैन काइंड, द आर्टिस्ट, यही सब है ना, तो उसको जरूर देखिएगा एक बार। आर्टिस्ट किसने लिखा है? शिगा नोया ने लिखा है, ठीक है। आई हैव ए ड्रीम, ड्रीम किसने लिखा है? वेरी गुड, मार्टिन ने लिखा है। भारत इज माई होम किसने लिखा है? वेरी गुड। और कविताओं में पूछ लेता हूं, मैकेविटी द माइस्टीरियस कैट किसने लिखा है? टीएस इलियट ने लिखा है, वेरी गुड। एक अंतिम पूछ लेते हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा है? वेरी गुड, वॉल्ट व्हाइटमैन ने लिखा है। इस सब को भी याद रखिए, रचनाओं को, साहित्यों को पढ़ेंगे तो जब भी कभी मेंस लिखने की नौबत आएगी तो वहां कहीं से भी रेफरेंस उठा के कुछ भी दे सकते हैं। वो एक दिन की तैयारी की बात नहीं होती है, उसके लिए लंबे समय की तैयारी की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए कहीं संबोधन करना हो, कल परसों ही मैं एक संबोधन कर रहा था, तो एमपी हॉल में कर रहा था, तो उस संबोधन में अचानक आ गया, कुछ तैयार नहीं था, फिर भी शानदार संबोधन कर लिया। तो होता क्या है कि आपके दिमाग में जो चीजें पहले से बसती हैं, जिन चीजों को आपने स्टोर कर लिया है लंबे समय के अध्ययन के बाद, तो किसी भी मंच पर जब आप जाएंगे तो फिर क्या होगा, दुनिया भर के विभिन्न बिंदुओं को रेफरेंस बनाकर आप चीजों को पेश कर सकते हैं, इसका फायदा मिल जाता है। जैसे किसी ने यदि वैदिक साहित्य को पढ़ा हो, वेदों को पढ़ा हो, उपनिषद को पढ़ा हो, गीता को पढ़ा हो, महाभारत को पढ़ा हो, तो क्या होगा, वो व्यक्ति किसी बिंदु पर ज्यादा लिख सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। वैश्विक साहित्यों को पढ़िएगा तो वर्ल्ड लेवल की यदि किसी बात में कुछ कोट करना होगा तो वहां आप दे सकते हैं, इसका लाभ मिल जाता है। हम आगे चलेंगे। आपने क्या लिखा अभी कि इस कड़ी में अमेरिकी विद्वान पर्लिस बक, थॉमस जैसे विद्वानों ने भारतीय स्वाधीनता का समर्थन किया, भारतीय स्वाधीनता का समर्थन किया। एक बार दोबारा कहा जाए, पर्लिस बक और थॉमस, THOMAS, थॉमस जैसे विद्वानों ने इसका समर्थन किया। यदि कभी आपसे क्षेत्र पूछ दे कि किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभाव रहा, तो आप कह सकते हैं कि संयुक्त प्रांत और बिहार। देखिए, प्रभावशाली क्षेत्र संयुक्त प्रांत और बिहार। संयुक्त प्रांत और बिहार, ब्रैकेट में लिख दीजिए, किसान, मजदूर और छात्रों ने भाग लिया। किसान, मजदूर और छात्रों ने भाग लिया। किसान, मजदूर और छात्रों ने भाग लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब किसने भाग फिर नहीं लिया, इसको भी देखना है कि कौन सा वर्ग ऐसा है जो अछूता रह गया। तो जो एलिट क्लास था, उच्च वर्ग था, और जो ब्यूरोक्रेट थे, नौकरशाह थे, उन्होंने भाग नहीं लिया। लिख दीजिए, उच्च वर्ग और नौकरशाही वर्ग ने भाग नहीं लिया। भाग नहीं लिया, भाग नहीं लिया।
उच्च वर्ग को भाग लेने की कोई आवश्यकता होती नहीं है। देश चाहे गुलाम हो या आज़ाद हो, उच्च वर्ग ही रहता है। और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स ही रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है सरकार किसी की भी हो, उनका जीवन बढ़िया चल रहा होता है। तो इन दोनों ने भाग लेना उचित नहीं समझा। लेकिन चूंकि एक बड़े मास ने हिस्सा लिया था, इस पर लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा कि 1857 की क्रांति के बाद यह वो समय है जो ब्रिटिश सरकार के लिए सबसे मुश्किल हालात लेकर आया है। इसको लिख दीजिए। देखिए, लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा कि कि ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश सरकार 1857 के बाद सबसे मुश्किल हालत में है। ब्रिटिश सरकार 1857 के बाद सबसे मुश्किल हालात में है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। इस आंदोलन के दो और मुख्य पक्ष हैं। इसका जो एक पक्ष है वो है नेपाल। नेपाल से कुछ लोगों ने प्रयास किया। और इसका जो दूसरा पक्ष है वो है भारत समानांतर सरकार, पैरेलल गवर्नमेंट। ठीक है, ये दो पक्ष हैं। कांग्रेस ने खुद एक सरकार बना ली, कहा कि एक सरकार हमने बना दिया, अब यही सरकार देश को चलाएगी, हम ब्रिटिश सरकार को नहीं मानते। और नेपाल से भी कुछ नेतागण प्रयास कर रहे थे, इसको भी लिखेंगे, लिख दीजिए। इस आंदोलन के दो विशिष्ट पक्ष थे। इस आंदोलन के दो विशिष्ट पक्ष थे। जैसे जैसे नेपाल में समाजवादियों के द्वारा आजाद दास्तां का निर्माण। जैसे नेपाल में समाजवादियों के द्वारा आजाद दास्तां का निर्माण। आजाद दास्तां का निर्माण। ब्रैकेट में लिख दीजिए नेताओं के नाम। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और नित्यानंद मिश्र। जेपी, लोहिया और नित्यानंद, तीन के नाम लिख दीजिए। आगे चलेंगे, लिखिए पॉइंट नंबर 2। लिखिए, भारत छोड़ो के दौरान कई जगह समानांतर सरकार बनाई गई। भारत छोड़ो के दौरान कई जगह समानांतर सरकार बनाई गई। समानांतर सरकार बनाई गई। जैसे जैसे बलिया, उत्तर प्रदेश। चित्तू पांडे, CHITTU, चित्तू पांडे के नेतृत्व में, लिख दीजिए, बलिया उत्तर प्रदेश में चित्तू पांडे के नेतृत्व में। दूसरा लिख लीजिए, तामलुक, ये बंगाल के मिदनापुर में है।
मिदनापुर पश्चिम बंगाल। तमलुक, मिदनापुर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। इसमें लिख दीजिए दिसंबर 1942 में जातीय सरकार बनी। दिसंबर 1942 में जातीय सरकार बनी सतीश सामंत के नेतृत्व में। सतीश सामंत के नेतृत्व में। ठीक है, पहले वाले में भी डेट दे देंगे, तारीख डाल देंगे। दिसंबर 1942, 1942। ठीक है, तीसरे को टिक कर लीजिए। सतारा, महाराष्ट्र। सतारा, महाराष्ट्र। तीर का चिन्ह देकर लिखिए, यहां सबसे लंबे समय तक समानांतर सरकार चली। ब्रैकेट में बी चौहान और नाना पाटिल, बी चौहान और नाना पाटिल के नेतृत्व में। ठीक है, ध्यान रखिएगा गांधी जी अभी जेल में हैं। उन्होंने 1943 में 10 फरवरी को उपवास रख लिया। बीमारी की अवस्था में, चूंकि बीमार चल रहे थे, तो उनको फिर से मुक्त कर दिया गया। लिख दीजिए 10 फरवरी 1943 को गांधी जी ने उपवास शुरू किया। दस फरवरी 1943 को गांधी जी ने उपवास शुरू किया। उपवास शुरू किया एवं बीमारी की अवस्था में उन्हें मुक्त कर दिया गया। बीमारी की अवस्था में उन्हें मुक्त कर दिया गया। ठीक है, जैसे हमने चर्चा किया कि विंस्टन चर्चिल उस समय प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। उन्होंने एक लाइन कही कि उस कम वक्त बूढ़े के सामने मैं कैसे झुक सकता हूं जो सदियों से मेरा शत्रु रहा है। यह लाइन चर्चिल ने कही। फिर से गांधी बाहर आ गए हैं। लिख दीजिए, देखिए ऐसी स्थिति में तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा, ऐसी स्थिति में तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा, विंस्टन चर्चिल ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मैं उस कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकता हूं। मैं उस कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकता हूं जो सदियों से मेरा दुश्मन रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए जेल के दौरान ही, नेक्स्ट पॉइंट, जेल के दौरान ही गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा और सचिव महादेव देसाई की मृत्यु हो गई। ठीक है, गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी और सेक्रेटरी सचिव महादेव देसाई की मृत्यु हो गई। अब हम 1943 को देखते हैं कि इसमें मुस्लिम लीग ने क्या किया।
जिन्ना प्राइम मिनिस्टर बनने की रेस में था, उसको मालूम था कि नेहरू का सामना नहीं कर सकते हैं, देश अलग करना ही है। अवसर देखकर मुस्लिम लीग ने कहा बांटो और भाग जाओ, सबसे बढ़िया बांटो भागो का नारा दिया। कहा कि ये कांग्रेस, गांधी और ब्रिटिश सरकार, इनका यह खेल कभी समाप्त नहीं होगा, तो अच्छा है कि अपना हिस्सा लेकर हम यहां से निकल जाएं, इसका नारा दिया। कहा कि जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं वो सब मिलकर आंदोलन करें कि पाकिस्तान अलग हो जाए। तो लिख दीजिए अगला पॉइंट में, 1943 में मुस्लिम लीग ने बांटो भागो का नारा दिया। बांटो भागो का नारा दिया। बांटो भागो का नारा दिया। ठीक है, बांटो भागो का नारा दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 10 जुलाई 1944 को 10 जुलाई 1944 को राजगोपालाचारी फॉर्मूला पेश किया गया। राजगोपालाचारी फॉर्मूला पेश किया गया। पेश किया गया। जनवरी 1945 में देसाई लियाकत समझौता हुआ। देसाई लियाकत समझौता हुआ। 45 में देसाई लियाकत समझौता हुआ भुल्ला भाई देसाई और लियाकत अली खान के बीच। ब्रैकेट में लिख दीजिए भुल्ला भाई देसाई और लियाकत अली खान। समझौता हुआ। ये समझौता इसलिए हुआ था कि ये जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जो गतिरोध था उसको दूर करने के लिए। किसी ने अफवाह फैला दिया 1945 में, ये भी एक कारण था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो गए हैं, इसीलिए यह समझौता हुआ था। अफवाह फैलाने वाले लोग सब दिन रहे हैं, किसी ने अखबारों में छपवा दिया कि सब एक हो गया है, अब कुछ अलग नहीं है। तो जो मुसलमान इस बाट में थे, प्रतीक्षा में थे कि एक देश मिलेगा, वो नाराज हो गए थे, इसलिए यह समझौता हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 14 जून 1945 को बेवेली योजना, 14 जून 1945 को बेवेल योजना, बेवेल योजना एवं शिमला समझौता हुआ। याद रखेंगे शिमला समझौता इतिहास में 2 बार हो चुका है, सबको ज्ञात होगा। एक बार तो 45 में हुआ था और दूसरी बार कब हुआ था? 1900 कितने में? दूसरी बार 72 में हुआ था, इसको याद रखिएगा, आजादी के बाद। अभी हाल ही में पुलवामा अटैक के बाद चर्चा में था शिमला समझौता, इसको नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 1946 तीर का चिन्ह, 1946 तीर का चिन्ह। पहला लिखिए इसमें पॉइंट नंबर 1, फरवरी 1946, फरवरी 1946 नौसेना विद्रोह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नौसेना विद्रोह। दूसरा, मार्च 1946 कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। तीसरा पॉइंट लिखिए, संविधान सभा का चुनाव, ठीक है, संविधान सभा का गठन। नेक्स्ट लिखिए,
16 अगस्त 1946 को 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया एवं अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ठीक है, आगे लिखिए अगला पॉइंट। फरवरी 1947 क्लीमेंट एटली की घोषणा हुई। क्लीमेंट एटली की घोषणा हुई। क्लीमेंट एटली की घोषणा हुई। ठीक है, जून 1947 माउंटबेटन योजना। जून 1947 माउंटबेटन योजना। इसी में लिख दीजिए जिसकी कानूनी स्वीकृति भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत 18 जुलाई 1947 को 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में हुई और भारत को आजादी मिली। और भारत को आजादी मिली। आजादी मिली। लिखिए बूस्टर फैक्ट्स। यदि हम एक क्लास ढंग से ले लें तो लगभग इस तथ्य को हम इतिहास को समाप्त कर देंगे। यदि हम एक्स्ट्रा एक दो क्लास और दे दें तो आज़ादी के बाद के जो साल हैं जिसमें वैदेशिक नीति का अध्ययन किया जाता है उसको भी हम देख सकते हैं। यानी इस सप्ताह में हम इतिहास को हर हाल में समाप्त करने की कोशिश करेंगे। देखिए बूस्टर फैक्ट्स। पहला पॉइंट, आप सभी ने वीवीपैट का नाम सुना होगा। वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल कहते हैं इसको, वीवीपैट। देखिए वीवीपैट की शुरुआत सबसे पहले नागालैंड में 2013 में हुई। वीवीपैट की शुरुआत सबसे पहले नागालैंड में 2013 में हुई। में हुई। ठीक है, आजकल यह अनिवार्य कर दिया गया है। अब तो जो लोकल बॉडीज का इलेक्शन होता है वहां भी वीवीपैट देखने को मिलता है। इससे ट्रांसपेरेंसी लाने का कार्य किया जाता है निर्वाचन आयोग के माध्यम से। आप सभी ने वीवीपैट को जरूर देखा होगा। जब वोट गिराते हैं तो जिस पार्टी के जिस चिन्ह पर आप वोट देते हैं वो चिन्ह उसमें चमकता है, कुछ सेकंड के लिए दिखता है हमें। एक अलग से मशीन रखी होती है। जब कॉम्बिनेशन किया जाता है तो आपने देखा होगा कि जो वीवीपैट होता है वो बीच में होता है और वीवीपैट से एक तरफ क्या होता है जिसमें आप बटन दबाते हैं, ठीक है, उसको बीयू कहते हैं, वॉलेट यूनिट कहते हैं। और एक तरफ सीयू होता है जो एक पोलिंग 3 ऑफिसर के पास होता है चुनाव में। वहां से जब सीयू में कंट्रोल दबाता है तो आप एक वोट दे सकते हैं जाकर और एक बीप की आवाज आती है। वीवीपैट बीच में होता है ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट लिखिए,
निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत अरविंद घोष ने दिया था। निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत अरविंद घोष ने दिया था। ब्रैकेट में लिख सकते हैं पुस्तक वंदे मातरम की रचना भी की। पुस्तक वंदे मातरम की रचना भी की। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। देखिए, शांति घोष ने अपनी सहपाठिनी सुनीति चौधरी के साथ मिलकर 14 दिसंबर 1931 को दोबारा कहा जाए, शांति चौधरी ने अपनी सहपाठिनी सुनीति चौधरी के साथ मिलकर 14 दिसंबर 1931 को 31 को 14 दिसंबर 1931 को त्रिपुरा के कलेक्टर स्टीवन पर गोली चलाई थी जबकि वीना दास ने 6 फरवरी 1932 को वीना दास ने 6 फरवरी 1932 को बंगाल के तत्कालीन गवर्नर स्टेनली जैक्सन पर गोली चलाई थी। स्टेनली जैक्सन पर गोली चलाई थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने मेजिनी के जीवनी को पूरा लिखा था। ठीक है, पूरा लिखा था। नेक्स्ट पॉइंट, आरएसएस की स्थापना किसने की, कब की और कहां पर की? नागपुर में की। वेरी गुड। लिखिए, आरएसएस की स्थापना हेडगेवार ने 1925 में नागपुर में की। नेक्स्ट पॉइंट, वारिंद्र घोष का संबंध अनुशीलन समिति से है। यह भी एक क्रांतिकारी थे, ध्यान रखिएगा। वारिंद्र घोष का संबंध अनुशीलन समिति से है। आगे लिखिए, सरफरोशी की तमन्ना, इन कॉमा में लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास में। सरफरोशी की तमन्ना
के प्रसिद्ध शायर कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। सरफरोशी की तमन्ना के प्रसिद्ध शायर राम प्रसाद बिस्मिल थे, जिनका मूल नाम सैयद शाह था। नेक्स्ट, प्रफुल्ल चाकी का संबंध मुजफ्फरपुर बम कांड से है। 1908। प्रफुल्ल चाकी का संबंध मुजफ्फरपुर बम कांड से है। 1908। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फिरोजपुर पंजाब में भगत सिंह स्मारक है। फिरोजपुर पंजाब में भगत सिंह स्मारक है। भगत सिंह स्मारक है। देखिए, गोविंद वल्लभ पंत, जीवी पंत शॉर्ट में, गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में, जीवी पंत के नेतृत्व में काकोरी कांड के षड्यंत्रकारियों को बचाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। एक कमेटी बनाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु देखिए, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना डैश ने की, आप लोग बताएंगे कहां पर की और कितने ईस्वी में की? नाइनटीन 1905 में। लिख दीजिए, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाया 1905। ठीक है, एक दो और बातें लिख दीजिए। अगला लिखिए, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, तीर का चिन्ह, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, तीर का चिन्ह, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस, 1942, बैंकॉक। इसमें सुभाष चंद्र बोस को भी बुलाया गया था। इसमें सुभाष चंद्र बोस को भी बुलाया गया था। अब ध्यान रखिएगा, रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस में कोई पारिवारिक संबंध नहीं है, अलग अलग हैं। और विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल भी अलग अलग हैं, इस सबको अलग अलग देखेंगे। ठीक है, डिफरेंट है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट लिख दीजिए, एक और पॉइंट लिख दीजिए। देखिए, भारतीय क्रांति की मां, भारतीय क्रांति की मां या माता, कौमा नौरोजी की सचिव, दादा भाई नौरोजी की सचिव मैडम भिखाजी कामा थी। मैडम भिखाजी कामा थी, जिन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में, जिन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में 1907 में 1907 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में हिस्सा लिया था। अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में हिस्सा लिया था और तिरंगा फहराया था।
और तिरंगा फहराया था। तिरंगा फहराया था। ठीक है, अगले टॉपिक का नाम लिख दीजिए, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला, 10 जुलाई 1944। सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला, 10 जुलाई 1944। एक लंबी क्लास की आवश्यकता है, लगभग यदि हम 2 घंटे की क्लास ले लें, इतिहास को एक टेक्निकल अंत दे सकते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा क्लासेस एक आध क्लास दे देंगे तो वैदेशिक नीति भी आपका समाप्त हो जाएगा। जो संवैधानिक पक्ष के बिंदु हैं उसको हम इंडियन पॉलिटी में देखेंगे। मैंने पहले भी कह दिया था, जैसे चार्टर्ड एक्ट है, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट है, भारत सरकार का जो अधिनियम वगैरह है, उन सबको हम अगले एक्ट में देखेंगे, 1947 तक देखेंगे। और जो भी बातें मूल अधिकार कर्तव्य से संबंधित है, जो चुनाव से संबंधित है, राजनीति से संबंधित है, उन सबको वहीं एक साथ देखने का कार्य करेंगे। यह सप्ताह इतिहास का अंतिम सप्ताह होगा, लेकिन इस सप्ताह के बाद आपको एक होमवर्क मिलेगा। इतिहास के 3 खंड हैं, तो पहले आपको 3 दिन का समय मिलेगा और एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मिलेगा। उसमें क्या करना पड़ेगा, पेज 1 से लेकर पेज एंड तक, लास्ट तक, ठीक है, पूरा एंशिएंट हिस्ट्री आपको याद करके सुनाना है, बिना रुके हुए, हनुमान चालीसा की तरह। और वो सभी अभ्यर्थियों को सुनाना पड़ता है, यही कक्षा का नियम है, तभी तैयारी मानी जाती है। तो आप एक बार देख लीजिए अपने स्तर से, कम से कम 80% भी यदि आपने सुना दिया कम से कम, तो मानेंगे कि आपकी तैयारी हो गई है। और यदि 80% लगातार अपने मुख से ना सुना सके तो तैयारी नहीं हुई है, यही शर्त है पात्रता की। ठीक है, तो लग जाइए अभी से, आपको पूरा समय मिलेगा, 3 दिन का समय मिलेगा। एंशिएंट हिस्ट्री में शुरुआत पेज में टॉपिक वाइज बताना है आपको, क्या क्या टॉपिक था, मुख्य बातें क्या थी, क्या क्या लिखाए थे। लगभग 80% बातों को कवर करके चलना है उसमें। और एकदम एक अभ्यर्थी को 20 मिनट का समय मिलेगा, 25 मिनट का समय मिल सकता है। आपको पूरा इतिहास एक स्वर में सुना देना है, बिना कहीं से देखे हुए, बिना लय तोड़े हुए। फिर इसी तरह से मेडावल हिस्ट्री के लिए आपको समय मिलेगा, और इसी तरह से आपको 5 दिन 6 दिन का समय मिलेगा एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, कि आधुनिक भारत आप 1757 से 47 तक याद कर सकते हैं लगातार कि नहीं। पूरा फेयर हटा जाना चाहिए, तब जाके तैयारी होती है। वो करके दिखाइए। अभी 2 दिन के बाद ही पूछेंगे, वो समय मिलेगा और सभी को वो अवसर मिलेगा। कॉपी उम्मीद करते हैं कि सबने बना लिया होगा, क्योंकि जब भी अगला खंड शुरू करते हैं तो पिछले खंड में रोज पूछताछ चलती है, मास्टरी हो जाती है फिर उसमें, इस विधि से। कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूँ। कई अभ्यर्थी सोच रहे होंगे कक्षा ही नहीं ज्वाइन करेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा, उनको दीवार कर देते हैं। आप देख रहे हैं कि जो नहीं आते उनको हटा दिया जाता है। तो थोड़ा बने रहिए, परिश्रम कीजिए। शिवरात्रि, धन्यवाद। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।